नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब तो मैंने परेशान होना ही छोड़ दिया है। बात यह है कि जब टीवी लगाते हैं कोई ना कोई मईशत के हिसाब से हौलनाक खबर सामने आती है। जब देखो कोई परेशान कुन बात, कभी किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है, महंगाई में इजाफा हो रहा होता है, तेल हो, गैस हो, बिजली के बिल हो व दीगर अशिया, या फिर दूसरी जानिब अगर देखें तो डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती है और लोगों का ब्लड प्रेशर भी उसके साथ साथ बढ़ जाता है। इसके अलावा हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम भी ले रही है जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियाँ पेश आएंगी। बात यह है कि एक इदारा था, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ FBR वालों का, लेकिन बात यह है कि इदारे के जो हुदूद हैं उनको तय करना था, कम से कम वो पब्लिक इंटरेक्शन हो। लेकिन अब दोबारा से वो शुरू हो जाएगा। ग्रीन चैनल मुझे लगता है एयरपोर्टों पे बंद हो जाएगा। फिर वही 50-50 एक प्रोग्राम आया करता था हमारे सरकारी चैनल पे। वो जो लोग दो चीज़ें लाया करेंगे, एक यहाँ पे जमा करा दिया करेंगे, एक ले जाया करेंगे। हमें इन मामलात को देखना है कि जनाबे वाला, अगर ग्रीन चैनल ख़त्म हो रहा है या को कतगने पाबंदियाँ लगेंगी, लोग जो आएंगे कस्टम डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और ये FATF का सिलसिला क्या है, बिलखुसूस बैंक में भी अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको ये डिस्क्लोज़ करना पड़ रहा है कि भाई हम शहरी हैं या नहीं हैं वहाँ के। तो ये क्या बात है, इसको जानेंगे। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मलिक बोस्तान साहब के सदर हैं फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। इसके अलावा सैयद तनवीर अहमद साहब जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल कस्टम्स रहे हैं और FBR के सीनियर अफसर भी रहे हैं। तो इनको वेलकम करते हैं शो में, और गुफ्तगू का आगाज़ मलिक बोस्तान साहब आपसे करता हूँ। सबसे पहली परेशान कुन चीज़ ये है, और इसे आप $1 मिलियन, बिलियन डॉलर या $1 ट्रिलियन क्वेश्चन समझ लें कि आखिर ये डॉलर कितना ऊपर जाएगा। क्या कोई अपर लिमिट नहीं है? रोज़ाना जागते हैं, कुछ ऐसा लग रहा होता है कि एक अजीब परेशान कुन किस्म की चीज़ बन गई। जी, मैं समझता हूँ हुकूमत को बैरियर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो ये बेलगाम घोड़े की तरह होएगा और दौड़ते ही जाएगा। और उस वक़्त जैसे घोड़े का लगाम निकाल दो तो वो दौड़ते दौड़ते उस वक्त दौड़ता है जब तक वो मर नहीं जाता, वो गिर नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ रुपये को गिराते गिराते कहीं हमारी मैशत को ना गिरा दें, इतना भी ना गिराएं। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा तो यकीन करें, जो जो रुपया गिरता है हमारा दिल डूब रहा होता है, हमारी नब्ज़ गिर रही होती है। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत, सबका यही हाल है। हर आदमी परेशान है, ये हुकूमत को क्या हो गया, कौन से फैसले इन्होंने कर लिए हैं। IMF ने तो सिर्फ ये कहा था कि डिमांड और सप्लाई पे डॉलर का रेट मुतय्यन करें। उन्होंने ये नहीं कहा था आप डिवैल्यू करें या रिवैल्यू करें। तो उसका अक्लमंदी ये थी कि हमारे पास, क्योंकि इस वक्त डिमांड तो हमारी है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर है, जबकि हमारी इंपोर्ट है 58 से 60 अरब डॉलर है। तो ये 40 अरब डॉलर का गैप है। ये तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा मैं सलाम पेश करता हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ। नहीं तो आप TT नहीं भेजते जैसे पहले TT भेजा करते थे लोग। पाकिस्तानी भी हमारे बड़े मुहब्बे वतन है, यहाँ टैक्स नहीं दिया करते थे, TT करा के अपने ही अकाउंट में वापस पैसे भिजवा दे, वो ख़त्म हो गया। मैं पहले इस बात को मुकम्मल कर लूँ, यानी कि 20 अरब डॉलर का आपका तजारती खसारा है, 3 अरब डॉलर आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, 17 अरब डॉलर हर वक्त आपकी डिमांड खड़ी है और हर महीने 1.5 अरब डॉलर चाहिए आपको डिमांड के लिहाज से। तब हम लोन ले लेके या तो डिमांड पूरी करें, तो वो पाकिस्तान का ये नतीजा है। आज हम लोन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और हमारा 3000 अरब जो है वो GDP में से जा रहा है, और टोटल कलेक्शन ही हमारी तकरीबन 4 से 5000 अरब है। फिर हमारे पास डिफेंस के लिए क्या बचा, मुल्क के लिए क्या बचा, गरीबों के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो हमें अपनी डिमांड को कम करना होगा। हुकूमत से मैंने मई में वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और गवर्नर साहब से मिले। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हमें अक्लमंदी ये है कि डॉलर अगर रेट बढ़ाएंगे तो कभी भी डिमांड पूरी नहीं होगी, उल्टी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, हुकूमत की बदनामी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों की बजाय अगर हम डिमांड कम कर लें, लग्जरी आइटम पे बैन लगा दें फौरी तौर पे, और वो LCयाँ जो कि आम 0 मार्जिन और 100% मार्जिन, आम पब्लिक को इसकी समझ नहीं है। मैं उसको इस तरह समझाता हूँ कि 0 मार्जिन से मुराद है कि आप बग़ैर पैसे के डॉलर बुक करा लें। जब आप बग़ैर पैसे के डॉलर बुक कराएंगे तो यही नतीजा निकलेगा जो निकल रहा है। क्यों लोगों को खौफ है डॉलर का रेट आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तो आज ही वो बग़ैर पैसे के अपने डॉलर बुक कराई जा रहे हैं। तो इसको भी रोकना होगा। इसके अलावा हमें, इससे इंटरबैंक रेट ऊपर जाता है। जी बिल्कुल, डिमांड जो बढ़ेगी तो इसमें मैं समझता हूँ हुकूमत को और स्टेट बैंक को, जो इस वक्त बिल्कुल गैर जानबदार हो गए, गैर जानबदार, हालांकि
गवर्नर साहब ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे क्लोजली, अगर कोई इसमें स्पेकुलेशन करेगा तो हम एक्शन लेंगे। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी कौम उनसे रिक्वेस्ट करती है। हम वो अभी आए हैं, अभी उनको महीना भी नहीं हुआ चार्ज लिए हुए, और कहते हैं सर मंडाते ओले पड़े, और उनके आते सारे 141 वो तो आई वॉश कर रहे हैं, पहुँच गया। नहीं, हम उन्हें टाइम देना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अपना कोई मॉनिटरिंग सर वो लोग खुद कर रहे हैं सर, उनके ऐसे किस तरह हो सकता है? उनको पूरा पता है, एक एक पाई का हिसाब है उनके पास। देखो जी, कल भी उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी और उन्होंने यही कहा है कि हम जो है इस वक्त तो डिमांड और सप्लाई को वॉच कर रहे हैं, लेकिन वॉच करने का मतलब ये कि बिल्कुल ही उनको बेलगाम छोड़ दें, और कैप आप नहीं लगा सकते, लेकिन डिमांड कम करके सप्लाई बढ़ा के हम अपने डॉलर को अपने गिरा सकते हैं और रुपये को मजबूत कर सकते हैं। ये टूल है, हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा यहाँ पे सैयद तनवीर अहमद साहब आपकी जानिब भी आऊँ। बात ये कि आप भी गिरफ्त रखते हैं इन मामलात पे, इससे कबल कि मैं आपसे पूछूँ ये नया सिलसिला क्या होने वाला है एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैंने देखा कल एक टेलीविज़न एंकर ने ट्वीट किया कि जनाब डॉलर का आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो चूँकि आप हमारी तिजारत के मामले को भी बड़े बगौर देखते रहें, ज़ाहिर बात है एक ओहदे पर फाइज रहें, तो बात यह कि हमारे मुल्क के अंदर चने की दाल से लेकर जहाज़ के सफ़र तक हर चीज़ तो हम डॉलर में ख़रीदते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हम पे असर नहीं होगा। खाने का तेल हम लोग मंगवाते हैं बाहर से, गाड़ियों में डालने वाला तेल, मादनी तेल हम मंगाते हैं बाहर से, चने की दाल तक इस मुल्क के अंदर बाहर से आती है, हर चीज़ तो हम बाहर से मंगवाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी जनाबे वाला हम इसको किसी तरह कंट्रोल कर लें और हमारी ज़िंदगी के ऊपर इसके कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। इसके तो बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे, गरीब आदमी तो रुल जाएगा, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसके बारे में हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? आप इस बारे में बताएं, थोड़ा खुल के बात कीजिएगा। आप माजी की पाबंदियाँ और कैद आपके ऊपर मौजूद नहीं है। सर ये तो तकरीबन हर शख्स ही कह चुका है कि ये तबाही का नुस्खा है हमारे लिए। ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, आप तो महंगाई और जनरली की बात कर रहे हैं, 40 लाख लोग ख़त गुर्बत से नीचे जा चुके हैं अभी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है वो एक अलहदा चीज़ है। और आप तो जो महंगाई है वो तो है ही है, इसके अलावा डॉलर जो ऊपर जाने से है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बेबहा बिल्कुल ख़त्म हो रही है। कहीं ये ना हो कि डॉलर और ऊपर चलते चलते कहीं बाकायदा मैस प्रोटेस्ट की सूरत इख्तियार कर ले, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, जब आपके मिनिस्टर माजी में और कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात जो कि ओहदों पे फायज हों, वो जब कह रही हों बहुत पहले कि 184 रुपये का हो जाएगा, 185 का हो जाएगा, अभी भी ये बात हो रही है। बहुत लोगों ने कहा कि जी IMF के ये एक दफ़ा हो जाए नेगोशिएशन, फिर हम बताएंगे कि हमारे दौर में क्या हो रही थी बातें। तो ये बातें अब खुल के आनी चाहिए। लोग, आप यकीन करें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त यानी कि रेट नहीं दे पा रही। लोग जो हैं इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि आज मैं इतने का अगर बेचूंगा, डॉलर इतने का हो गया, तो मैं नया जो माल है वो कैसे खरीदूंगा। यानी कि डे टू डे बेसिस पर पूरे का पूरा पहिया जो है, खदशा है कि कहीं बिल्कुल ही ना रुक जाए। अच्छा, आपका ये जो खदशा है ना कि कौम सड़कों पे निकलेगी या प्रोटेस्ट करेगी, उसका मैं आपको वाजे कर दूं कि गोरा हज़ारों मील छोड़ के अपना मुल्क हमारे मुल्क में इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि ये बड़े बेहिस लोग हैं, इनको कितना भी कूटो मारो ये कभी भी सड़क पे नहीं निकलेंगे। तो माजरत के साथ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो है ना, हमारी कौम भी हमारी नाराज़ हो जाएगी, लेकिन हमारी कौम में वो दमखम नहीं है कि ये सड़कों पे निकलें, प्रोटेस्ट करें। इनको अगर कोई ले जाए खुद या कोई बता दे कि भाई इधर जाना है तो चले जाएं, वरना ये नहीं जाते। क्योंकि बाकी तो सब चीज़ें काबिल बर्दाश्त हैं, टैक्स है, फलाना है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये इस चीज़ को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसका कि इंतहाई मईशत पे। अच्छा, गैस की कीमतों का तयन बैनुल अक़वामी दामों पे किया जाता है। बिल्कुल। पेट्रोल के दाम जो है बैनुल अक़वामी, तवानाई, बिल्कुल। अच्छा, जो ये आम आप जानते होंगे कमोडिटीज़ हैं, इनका भी अब कुछ यानी दुनिया से हम लोग लाताल्लुक तो नहीं हो सकते। तो महंगाई का असर कैसे अवाम पर नहीं आएगा? ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि डॉलर अमीर की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है, हर्ज डालता है, तो ये तो गलत। बाकी तो आप छोड़िए, आप सिर्फ आपने दालों की बात की और उसकी की, आप एक चीज़ देख लें कि अगर पेट्रोल की या प्योर प्रोडक्ट्स की जो है वो बढ़ती है कीमत, तो आप समझ लीजिए कि उतने % महंगाई, हर चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक तो डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी वो गई है, ऊपर से आपका डॉलर जो है अभी आप देखें कि सिर्फ जून के महीने में कहाँ से कहाँ चला गया है। तो आपके जो कर्जे हैं वो एकदम से आपके 1400 अरब रुपए बढ़ गए हैं, आपकी जो रीपेमेंट्स है वो एकदम से अरबों में बढ़ गई है। इस चीज़ को ये बड़ा अहम चीज़ आपने हाईलाइट किया, एक्सटर्नल डेट वाली। मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ और मैं जो हूँ वो दोबारा से आपकी जानिब आऊँगा और ख़ास तौर पे ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा।
मैं मलिक बोस्तान साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आवाम का बड़ा देरीना मुतालबा है, लोगों को अमूमन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे फेसबुक ट्विटर के ऊपर, कि डॉलर नीचे आ जाएगा। मुझे पता है कि ये जिसे आप कह सकते हैं कि अब क्या कन्फ्यूजन में बोलूँ और मज़ीद, लेकिन बात ये क्या डॉलर की कदर कम हो सकती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, मलिक बोस्तान साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे साथ जो ऐसे ही फैला रहे हैं कि डॉलर की कदर कम हो जाएगी, क्या ये वाकई में होगी या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं इस मौजू पर आता हूँ, बार मुस्कुरा रहे हैं मलिक बोस्तान साहब, लेकिन जो बात है रियलिटी सर, मैं काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सैयद तनवीर अहमद साहब, अब बात यह कि एक बहुत अहम चीज़ है, मेरे नोटिस में आई बात, ग्रीन चैनल था, बड़ी ब्लेसिंग थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आया करते थे। बचपन में मुझे याद है वो एक तमाशा होता था, एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचा करते थे, कस्टम वाले रोक लेते थे, बैग खुलवाते थे, पूछते थे जनाब इसमें क्या है क्या नहीं। तो अब ये दोबारा से कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमें जमा करवाना पड़ेगा आने वाले जाने वालों के लिए। इसमें कुछ अभाम है, मुझे कुछ क्लैरिटी दें। उसमें कुछ ये है कि वैल्यूबल ज्वेलरी वगैरह कुछ ख़ास आइटम जो हैं वो शायद आएंगे तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पे। वहाँ पर भी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है, क्योंकि मैं ट्रैवल किया तो मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपको देना पड़ता है इररिस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर शायद कंपल्शन बन जाएगी, तो इस कंपल्शन में बेवजह टाइम ज़ाया है। पहले ही हमें इतना तंग करते हैं इमिग्रेशन वाले, लंबी लंबी लाइनें लगवाते हैं, लेकिन अब उनका रवैया बेहतर हो गया। लेकिन अब कस्टम वालों इतने पसंद आना शुरू हो गए थे, यकीन करें दिल चाहता था उनका माथा चूम ले, तंग ही नहीं करते थे कस्टम वाले। इतने प्यारे प्यारे अफसर बेचारे सफ़ेद यूनिफॉर्म लेकर, जो आ रहा है उसको कह रहे हैं जा भाई आप भी खुश रहें हम भी खुश रहें। अब ये क्या नया तमाशा है, मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा। मैं इसका जवाब देता हूँ। सिर्फ एक जो मलिक साहब ने बात की है, जस्ट उसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूँ। जी जी, ऐड करें कि हमारे यहाँ आईटी का बिज़नेस इंतहाई ज़्यादा फ्लश कर सकता है और बहुत ज़्यादा डॉलर आ सकते हैं। मैं इस वक्त पर्सनली कोई मेरे ख्याल में कोई सैकड़ों में लोगों को जानता हूँ जो कि बेचारे फ्रीलांस आईटी पे बैठ के घर से काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे मंगवाने को जो है वो कुछ नहीं है। कितने लोगों को मैं ये जानता हूँ कि वो अच्छा पेपॉल काम करता था, पेपॉल ने बंद कर दिया, लोगों की पेमेंट्स रुक गई। बहुत तकलीफ लोग जो हैं इतने तकलीफ में हैं कि बाहर कैसे अकाउंट खुलवाएं और पैसे लाएं। जिन लोगों के बाहर आ रहे थे वो बेचारे हर 6 महीने के बाद जो है वो बदल लेते हैं अपना अकाउंट। तो मैंने उनसे पूछा वजह, तो कहने लगे कि जी जब से FATF जो है ये आया है तो जैसे 5-7 लाख रुपए 10 लाख आता है तो कोई महकमा आ जाता है, FIA ये वो, और वो कहते हैं कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास एक्सपोर्ट की GD ना कुछ और, ये एक्सपोर्ट है तो कहाँ से आए, किस मद में आ रहे हैं। तो वो 6-6 महीने बाद अपनी ID, तो ये पूरा का पूरा निज़ाम बहुत सहल बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक को कि एक सिंपल कागज़ दे दें और अपने पैसे जो हैं यहाँ पर डायरेक्टली मंगवा दें। जी जी, नंबर 1। अब कस्टम्स की तरफ आते हैं। बेसिकली ये भी एक FATF जो है उसी की ऑफ शूट है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ तकरीबन 1 साल पहले जो थे वो स्टेट बैंक ने कस्टम्स पे एयरपोर्ट्स के ऊपर काउंटर बना दिए थे फॉरेन करेंसी के कि आप डिक्लेरेशन करें जाते वक्त। जिस वक्त हम जाते हैं तो उस वक्त जो एडल्ट है वो उसको 10,000 का अलाउंस है, जो 18 साल से कम है उसको 5,000 का, और जो इन्फेंट है वो 500, और वो पूरे साल में 6 दफ़ा ले जा सकता है, यानी कि $60,000। और इस वक्त कस्टम जो है वो पूरा डाटा जो है वो कैप्चर भी कर रहा है। अगर कोई 60,000 कहाँ पूछते हैं सर, ना वो पूछते हैं ना हम बताते हैं, नहीं, वो तो हमें इतने अच्छे लगते हैं, ना वो पूछते हैं ना तंग करते हैं। अब ये है कि अगर किसी के पास 10,000 से ज़्यादा निकल आए, अब ये है कि पहले था कि आप डिक्लेयर करें, अब ये है कि ये मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंडेटरी मीन्स कि आपको हर सूरत में फॉर्म भर के बताना पड़ेगा कितना लेके जा रहे हैं। मेरा तो इसमें यहाँ पर एक और भी सजेशन है और बहुत अरसे की चल रही है कि आप ये 10,000 को 5,000 कर दें। जब आपके मुल्क पर इतना करंच आया हुआ है तो आपने 10,000 की क्यों दी हुई है? असल में इसीलिए तो आप बोस्तान साहब 5,000 को मैंने जी हाँ आज पूछनी थी ये बात जी कि 5,000 कर दें, इसको कम कीजिए। दूसरा ये है कि आप 6 फेरों में जो है $60,000 की कर रहे हैं, उसकी लिमिट जो है उस पर भी देखें कि 80s में आपको पता है क्या होता था, ये ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते थे, ये अचकने सिलवाते थे जिनमें डॉलर अंदर सिलवा दिया करते थे मैं बता रहा हूं। और कुछ लोग कोट की जेबें सिलवाते थे, ऐसे कोट की जेबों के अंदर डॉलर ले जाया करते थे। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन ले जाया करते थे पाकिस्तान से। लेकिन अब एक और भी तो चीज फिर उसके बाद मेडल्स ने ले जाना शुरू कर दिया।
अब आप एक और चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ नहीं, बाहर भी पाबंदियाँ लग गई हैं। बाहर भी अब आसान नहीं है कि आप $10,000 से कम जो ज़्यादा लेके जाएं और डिक्लेयर ना करें। सारी दुनिया में अब दूसरा जो इशू है वो है अराइवल का। हमने आज तक अराइवल पर कभी नहीं पूछा था कि आप कितने ला रहे हैं। हम तो खुश होते थे, ठीक है चाहे तुम $1,00,000 ले आओ, डिक्लेयर करो या ना करो। लेकिन देखिए ये जो FATF के जो इशूज़ उठे हैं, अब आप एक और चीज़ देखें कि अगर एक बाहर के तकरीबन मेजॉरिटी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ुसूसन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, $10,000 से उनकी भी लिमिट है, बगैर डिक्लेरेशन के नहीं ला सकते। अब आप वहाँ पर 10,000 कर रहे हैं। पूछना चाहिए भाई, अल्लाह से भी तो डरना चाहिए ना, खाली FATF से ही डरे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, FATF से डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे। एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर आप $1,00,000 डिक्लेयर कर देते हैं, बाहर आप डिक्लेयर करते हैं 10,000, तो वो भी एक इशूज़ जो है फ्यूचर में जाके बनेंगे, वो मिसमैच होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कहें कि तुम $1,00,000 ले आओ, अगरचे हमारे कवानीन में हमारे यहाँ कोई पूछ-गुछ नहीं है, आप सिंपली डिक्लेयर कर दीजिए। प्राइमरीली दिस इज फॉर द कर्टेलमेंट ऑफ प्रेशियस मेटल्स, ज्वेलरी, समथिंग प्रेशियस और करेंसी स्मगलिंग। सही कह रहा हूं? ये इसका पर्पस है। एक पर्पस ये है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं उनके ऊपर भी, जैसे कि कोई नारकोटिक्स है, कोई और चीज़ें हैं, कॉन्ट्राबैंड चीज़ें हैं, वो तो पहले ही इतने कुत्ते सूंघते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा होता है उसके पीछे इतने कुत्ते पड़े रहते हैं, वो परेशान रहता है। अब एयरपोर्ट के ऊपर भी कुत्ते सूंघते हैं, अब हर जगह के ऊपर। अभी ये है कि वो जो फॉर्म है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, और वो मेरे ख्याल में पहली जो जुलाई है उससे वो होगा। लेकिन अब होगा ये कि आपको जैसे बाहर जाते हुए जहाज में फॉर्म मिल जाते हैं, अब कस्टम डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा, तो आप कस्टम डिक्लेरेशन लेके जाएगा। तो ऐसी तंग करने वाली चीज है ना मेरे ख्याल से तो मुसाफिरों को। अच्छा एक चीज मैं मलिक बोस्तान साहब से एक चीज क्लैरिटी से पूछ लूं। मलिक बोस्तान साहब, ये चीज आपसे इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि आपको याद होगा एक जमाने में एक साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, मेरी तो वो शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, मैं उन पर इतनी तनकीद करता था। उन्होंने ये कहा कि जी दिन में पता नहीं कितने $1 मिलियन यहाँ पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं बाहर। आपको याद होगा ये सोशल, आई डोंट नो इट वाज रियल और इट वाज नॉट। अनवर यासीन साहब ने कहा था, मुझे पता है, बिल्कुल याद जी। लेकिन क्या मतलब क्या वाकई में विल दिस स्टेप डिक्लेरेशन स्टॉप करेंसी स्मगलिंग? वो तो जो कर रहे होंगे वो तो अपने तरीके ही कर रहे होंगे ना। मैंने करेंसी स्मगलिंग के लिए बहुत अच्छी हुकूमत को प्रपोजल दिया था, और मैंने हुकूमत को कहा था कि आप ये लॉ बना दें। कस्टम में ये लॉ आज भी मौजूद है, कोई भी अगर कोई चीज़ वो फ्रीज करते हैं या स्मगलिंग की होती है तो उसको 25% उन्हें रिबेट दिया जाता है। ये लॉ अभी भी मौजूद है। तो मैंने कहा जी करेंसी पे भी ये कर दें, गोल्ड के लिए ये बनाया गया था। और मैंने बोले हर उस आइटम पे लगा दें जो सोना है, करेंसी है, जो भी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान को मैशत को हार्ड कर रही हैं, तो 50% इनाम उन लोगों को दिए जाए जो उसको पकड़ें। उससे ये होता है कि जो उन्होंने बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि उनकी जो जिन अदारों ने पकड़ना है तो उनके साथ उनकी लाइन होती है, वो पकड़ते ही नहीं हैं। जब ये कानून बन जाएगा, हर पकड़ने वाले को दिया जाएगा, तो उस एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे या बॉर्डर पे और भी बहुत सी एजेंसी होती हैं, वो फौरी तौर पे अपने नेटवर्क बिछाएंगे और उन लोगों को पकड़ेंगे जो करेंसी स्मगलिंग कर रहे थे। एक तो करेंसी आप कह रहे हैं इंसेंटिव बढ़ा दें। हाँ बिल्कुल, 50% देना चाहिए उन्हें, ताकि वो लोग ज़ाहिर है एक सिपाही है, ये छोटे तबके का आदमी है, उसको पता है मैं $1,00,000 पकड़ूंगा तो मुझे 75 लाख रुपया मिल जाएगा, तो वो बड़ी कोशिश करेगा, अपने इन्फॉर्मर रखेगा। तो ये अगर हो जाते तो फौरी तौर पर स्मगलिंग रुक सकती है। इसके अलावा आज जो आपने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक को परेशानी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत का काम है अपने लोगों को सहूलतें करें, लेकिन हुकूमत क्या करे? हमारे FATF की इतनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं, आपको इतना लोगों को पता नहीं जितना पाकिस्तान की इकानमी को, ये मैक्सिमम इकनॉमिक वार है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और हमारी इकानमी को हिट किया जा रहा है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अरबों इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की मैशत को और पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह करे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। बड़ा ही अहम नुकता आपने रेस किया है। अगर आपने इस पाकिस्तानियों की मोहब्बत और प्यार को देखना है तो कल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आप देख लेते। अब वो एयरपोर्ट पे आएंगे, हम उनको जांच परख के तंग करके और डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर उनको तंग कर करके पाकिस्तान में आने की इजाज़त देंगे। उनको रिश्तेदारों के लिए सामान भी लाने के लिए अंदर दुश्वारियां पैदा करेंगे। एक सवालिया निशान। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं कल क्रिकेट मैच देख रहा था, मैंने देखा कितना जुनून था पाकिस्तानी जो दूसरे मालिक के अंदर रहते हैं, उनको अपने वतन के लिए, अपनी टीम के लिए। इस हद तक कि हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कल हमारी टीम जीतेगी, क्योंकि आपको पता है ये तो बस हमारी दुआओं का नतीजा है
कि वो टीम जीत गई। वो खुद हैरान थे कल जीत कर। लेकिन बात ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर हम दुश्वारी और तकलीफ़ से गुजारेंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, अपने प्यारों के लिए कोई खिलौने लाएगा, कोई DVD लाएगा, कोई TV लाएगा, कोई डॉलर लाएगा, कोई फ़ोन लाएगा, हम उस पर कदगन पाबंदी लेकिन मुनासिब तो नहीं है। मलिक बोस्तान साहब की जानिब मैंने ये आना है जवाब लेने के लिए, लेकिन मैं सैयद तनवीर अहमद साहब से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ। सैयद तनवीर अहमद साहब, बात क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को कोई मज़ा आता है अवाम को तंग करने में? मतलब इस तरह की शराइत लगेंगी, आपके ख्याल से क्या मज़ा आएगा? मतलब थोड़े लोगों की शायद थोड़ा बहुत पैदागिरी लग जाएगी, इसके अलावा दुश्वारी और तकलीफ़ें होंगी। देखिए, वैसे तो हमेशा अपने हक़ में ब्यूरोक्रेसी बोलती है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और भाई अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो ब्यूरोक्रेसी को बोलना चाहिए, कस्टम को बोलना चाहिए कि नहीं सर ये लागू ना करें, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेबल। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक चीज़ पहले तो ये दूर कर दें कि ग्रीन चैनल ख़त्म होने जा रहा है। यही बात समझ में आ रही है जी। सारी दुनिया में ग्रीन चैनल काम करता है और सारी दुनिया में लोग, हम जितने भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो फॉर्म भर के देते हैं। डिक्लेरेशन देना एक और चीज़ है, ग्रीन चैनल का ख़त्म होना सर ये जो फजूल सा डिसएम्बार्केशन कार्ड बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से तो इसकी भी 2 टके की हैसियत नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो फिर इसको क्यों रखा हुआ बीच में सर? असल में तो अब सारा डाटा जो है वो वैसे कैप्चर हो रहा है आपका जो वो पाइसेस जो सिस्टम है। अच्छा, कस्टम्स का भी अब डाटा, जितने भी अब डॉलर लेके आएंगे तो वो सारे के सारे अब जो डिक्लेरेशन होगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं डिक्लेयर करें, ये आपकी अब वाइट मनी है और आप ये कहीं जिस तरह बैंकिंग चैनल के थ्रू लेके आ रहे हैं, इसी तरह ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म जो है किसी को दिखाएं तो आपको वो बताएगा कि ये आपकी बिल्कुल लीगल जायज़ कमाई है, जहाँ मर्जी इसको आप यूटिलाइज़ करें। तो आपको डिक्लेरेशन करना करेंसी का आपके हक में है। बाकी ग्रीन चैनल कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, आप सिर्फ डिक्लेरेशन दे देंगे। एक और चीज़ दिए सर, तो वो एक ही चीज़ हो गई ना, ग्रीन चैनल तो फिर ख़त्म हो गया। अगर आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया तो ग्रीन लेकिन चैनल खत्म हो बात यह है कि आपने गलत क्यों बताना है? आप जो पूछ रहे हैं, अगर आप वो बता दें कि मैं $1 लाख लेके आ रहा हूँ, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। आप सिर्फ दे देंगे कि मैंने $1 लाख है, इतना मेरे पास सोना है, फायर आर्म है मेरे पास सेटेलाइट टेलीफोन है, इस तरह की चीज़ें सिर्फ उसके अंदर हैं। सर फायर आर्म बाहर से हम ला ही नहीं सकते ना सर, उनके जहाज़ों में तो इतनी सख्त पाबंदियां, फायर आर्म कैसे लाएंगे सर? असल जो इशू नहीं, उस फॉर्म में इन चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन यह है कि ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा गोल्ड, ज्वेलरी, जेम और फॉरेन करेंसी के ऊपर। आप डिक्लेयर कर देंगे तो किसी ने आपसे पूछना नहीं है। ग्रीन चैनल उसी तरह बददस्तूर आप उससे निकल जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को शक पड़े, 100 में से किसी 2 को रोक लिया जाए, गलत चीज़ निकले तो तब आप पर केस बनेगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है प्रेजेंटली ये सूरत हाल है कि आप अपना डिक्लेरेशन राइटिंग में भी दे सकते हैं और कस्टम ऑफिसर को ज़बानी भी दे सकते हैं। ज़बानी बेबहा ऐसे केसेस हैं जो कि कोर्ट्स में जाके छुट गए हैं कि उन्होंने केस बना दिया कि जी इसने जो है ये मिस डिक्लेयर किया, उसने जाके मुकर गया कोर्ट में कि जी मैंने तो इसको बताया था लेकिन इसके बावजूद इसने मुझे केस बना दिए। तो बहुत सारी कोर्ट में केसेस ख़त्म हो गए हैं। अब यह है कि डिक्लेरेशन देने में ये है कि आपने एग्जैक्टली एक चीज़ दे दी है जो आपके पास है। ग्रीन चैनल फिर भी आप उसी तरह अवेल करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि मैंने ड्यूटी पे करनी है तो आप रेड चैनल वालों को मुझे कुछ हजम तो नहीं हो रही, लेकिन चले मजबूरन मैं हजम कर लेता हूँ। मलिक बोस्तान साहब, बात ये कि पाकिस्तानी जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं, मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपने अभी जिक्र किया मुल्क में डॉलर भी भेजते हैं, अगर वो रेमिटेंस ना भेज रहे हों तो हमारा बैलेंस ठीक ना हो, हम बिल्कुल ही आउट ऑफ शेप हो जाएं, आप उनके साथ जुल्म करना चाहते हैं? वो एयरपोर्ट पे आएँ, वो आपको बताएं, आप फिर उनको तंग करें, 19-20 हो जाए, आप बोलें जी ये है, यूँ है, ऐसे, वाई, क्यों, किस लिए? मैं समझता हूँ हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के मौसन हैं और उनका एहसान है इस कौम पे, इस मुल्क पे। जब भी मुश्किल वक्त है उन्होंने हमेशा, चाहे ज़ल्ज़ला हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सैलाब हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा लब्बैक कहा है और अरबों डॉलर पाकिस्तान में भेजे हैं। डोनेट जो अब आ रही है तो पाकिस्तानी उन्हीं की तरफ से आ रही है। और पाकिस्तान ने जो तरक्की की है 1972 के बाद, तो उसके बाद तो पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि एक वक्त का खाना लोगों को नहीं मिलता था। तो मैं समझता हूँ ये, मैं जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब को भी बिल्कुल उनका क्रेडिट देता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि 1972 में उन्होंने पासपोर्ट की पाबंदी ख़त्म करके हर उस पाकिस्तानी का पासपोर्ट बना दिया जिसके पास शनाख्ती कार्ड था, और उसके बाद दुनिया के दरवाजे खोल दिए और 50 लाख लोग सिर्फ 5 सालों में पाकिस्तान से बाहर गया। उससे पहले सिर्फ 2 लाख आदमी पाकिस्तान को बाहर था। तो उसके बाद पाकिस्तान में पैसा है। आज जो ये जितनी चहल पहल है, जितनी भी इमारतें हैं, ये जितनी भी सड़कें हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से। तो उन्हें हमें हर हालत में वेलकम करना होगा, उन्हें हमें इज़्ज़त देनी होगी। और इज़्ज़त देने के बहुत से ये देखो, मॉनिटरिंग अलग चीज़ है, कंप्लाइंस अलग चीज़ है, इज़्ज़त अलग चीज़ है।
तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, और रिस्पेक्ट देने के यही तरीके है। एक तो हमें अवेयरनेस दें, हर ट्रैवल एजेंसी को कहा जाए कि ये चीज़ें जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हैं उनके टिकट के साथ मुंसलिक होनी चाहिए, और वहीं वो अपने फिल करके लाएं और बड़े रिस्पेक्ट तरीके से अपने अपने जो डिक्लेरेशन फार्म बनाएं। और हुकूमत को चाहिए ग्रीन चैनल को इसी तरह चलता रहे। अगर किसी को 1%, 10%, 20% चेक कर लें तो उससे एक तो रिस्पेक्ट उनकी रहेगी और किसी को इतराज़ भी नहीं रहेगा। और डिक्लेरेशन फार्म इसी तरह दें क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तानी भी ताउन करेंगे और खुश भी होंगे। हुकूमत ने हमें फैसिलिटेट किया। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भर रहा है इसके माने ये नथिंग टू डिक्लेयर, सिंपल सी चीज। अगर किसी ने डिक्लेयर करना है तो फॉर्म भरे, अगर नहीं करना तो नथिंग टू डिक्लेयर। ये नहीं हो सकता, सबको देना पड़ेगा। करें भाई, और लोग कराएंगे, सबको देना पड़ेगा, नहीं करेंगे। पाकिस्तान जब बाहर जाके कपड़े, तो फिर ये गलत है ना। जो अगर तो वॉलंटरी डिक्लेरेशन है और आप कह रहे हैं कि ग्रीन चैनल अभी भी काम कर रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं फिर देने की क्या जरूरत है? इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड। अगर कोई डिक्लेरेशन दे रहा है तो ही इज डिक्लेयरिंग, अगर नहीं दे रहा तो नथिंग टू डिक्लेयर। आप डिक्लेरेशन और ग्रीन चैनल को मिक्सअप ना करें। सर मेरे ज़हन में तो यही बात आ रही है ना। देखिए ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लिख दीजिए। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है, आप लिख देते हैं नथिंग टू डिक्लेयर, ठीक है, आपने लिखा मैं कोई पैसा नहीं ला रहा, लेकिन यह है कि और फिर भी आप ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं। और आप लिख देते हैं मैं $1 लाख लेके आ रहा हूं, आप उसको दे देते हैं और फिर भी आप ग्रीन चैनल से निकल सकते हैं। मैं ऑपरेशनल टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जा रहा। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मलिक बोस्तान साहब, सॉरी दरमियान। मैं कह रहा था कि ये ग्रीन चैनल से पहले भी डिक्लेरेशन फार्म होता था। कोई भी पाकिस्तान से बाहर लोग आते थे तो वो अपने डिक्लेयर करते थे। उनको इसका फ़ायदा मैं बताऊं उनका, अब क्योंकि आने वाले दिनों में यही होगा, जो आप करेंसी डिक्लेयर करेंगे वो जाती दफ़ा वापस भी ले जा सकते हैं। उसमें ये कानून था। और अगर आपकी यहाँ खर्च नहीं होती या आप इस तरह, उसका ये भी कानून था कि आप अपने, जब सोर्स पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जी मैं बाहर से लाएंगे, वो पूछे जी हमें एविडेंस दें। तो ये आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान भी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, 2-3 साल बाद देखेंगे ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, कैश। जी बिल्कुल, और सब की सब कार्ड के जरिए हो जाएगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जो मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की इकानमी को हिट किया हुआ है, हमारी फ़ौज को हिट किया हुआ है, और पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि इकानमी इतनी ब्रस्ट की जाए कि वो अपनी फ़ौज को न पाल सके। तो हमें दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना है मिल के। और पाकिस्तान दुनिया की 26 बड़ी किसके साथ मिल के? हमारी कोई सुने तो फिर ना। देखो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मतलब इस वक्त दुनिया के हर लिहाज से 10वें नंबर पर है। हमारी फ़ौज का इंडिया ने हमें आजमा लिया फरवरी में, वो पाकिस्तान पे हमला करने आए उल्टे। और आपने बजट नहीं बढ़ाया अपने दो, और आपने बजट नहीं बढ़ाया, आपने साथ ही एडेंडम भी तो लगाना है। देखो आप पूरी बात सुन लें फिर आप भले क्वेश्चन करें। मैं कहता हूँ हमारे दुश्मनों ने हमें आजमाया फरवरी में, और उसके 2 तैयारे जब मार गिराए तो उन्होंने ये प्लान किया इसकी इकानमी को हिट करो और इसकी मैशत को तबाह करो, इसकी फ़ौज को, और ऐसे इनके लोगों को हम तबाह नहीं कर सकते। तो ये एक हाइब्रिड वार है पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ी जा रही है, और हम इसको नाकाम बनाना है और सब ने मिल के बनाना है। एक हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान सब का है, और पाकिस्तान और फ़ौज को हमने इस तरह महफूज करना है जिस तरह अपने आप को महफूज करना है। तो मैं समझता हूँ हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैंने जब हमें मई में जब हमने अपील की थी तो पाकिस्तानी अपने डॉलर बेच के पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारी उस पर अपील पे बड़ा उन्होंने लब्बैक कहा। अभी तक हम $30 करोड़ पब्लिक ने हमें फराम किए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ मजीद बात जारी रहती है और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बातों को आगे लेकर चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।